ओके बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हमने सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइनिंग सीख लिया था। ठीक है, अब डिजाइन करने के बाद हमारे पास लेंथ पहले से थी, हमने विड्थ और डेप्थ ये निकाल लिया है, और साथ साथ ही हमने ये निकाल लिया है कि एएसटी प्रोवाइडेड कितना होगा, मतलब कितना एएसटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एएसटी क्या है? एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, है ना? और कौन सा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट? लॉन्गिट्यूडनल और लिटरल। आपको पता है कि सपोज अगर आपकी ये बीम है, ठीक है, अगर आपकी ये बीम है तो यहाँ पर जो आपकी लेंथ में, बीम की लेंथ में जो रेनफोर्समेंट होती है उसे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। ठीक, ये ऐसे रेनफोर्समेंट होगी। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें देखना है कि जो हमने साइज प्रोवाइड किया है और जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है, क्या वो जितनी भी चीजें होती हैं, डिफ्लेक्शन होता है, शेयर होता है, उसको कैरी कर पा रहा है, बियर कर पा रहा है या नहीं, है ना? तो उसके लिए हम कुछ चेक्स करते हैं। तो सबसे पहला चेक है आपके लिए, चेक फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफोर्समेंट। चेक फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफोर्समेंट। कुछ फॉर्मूलेज हैं इसमें जो आपको बिल्कुल याद नहीं करने, क्योंकि वो कोड में गिवन है। ठीक है, सो बस मैं क्लॉज बता दूंगा आपको कहां पर गिवन है। अगर आपका एग्जाम में भी आता है तो आप उस क्लॉज से देख के डायरेक्ट फॉर्मूला वहां से पिक कर सकते हैं। ओके, सो तो जो आपका एएसटी मिनिमम होता है दैट इज 0.85 बीडी, 0.85 बीडी अपॉन एफ वाई। ठीक है, अब यहां पर बी क्या है? विड्थ आपको पता है, डी क्या है? इफेक्टिव डेप्थ, ये भी आपको पता है। ओके, एंड एफ वाई, हमने फर्स्ट लेक्चर में एफ वाई की बात की थी। एफ वाई होती है हमारी यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, है ना? अगर आपकी स्टील है Fe415 तो आपकी एफ वाई क्या हो जाएगा? 415। अगर आपकी स्टील है Fe250 तो आपकी जो एफ वाई है वो क्या हो जाएगी? 250। ठीक है, फॉर्मूला किस क्लॉज में है? फॉर्मूला है क्लॉज नंबर 26, क्लॉज 26.5.1। ठीक है, 0.1a ये क्लॉज है आपका, और कोड क्या है? कोड आपको पता है, IS 456/2000। ठीक है, इस क्लॉज में एएसटी मिनिमम का फॉर्मूला दिया हुआ है। आप इस क्लॉज से ये डायरेक्ट फॉर्मूला पिक करिए, यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करिए और निकाल लीजिए कि आपका मिनिमम कितना होना चाहिए। मतलब आपने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है वो मिनिमम वैल्यू से तो कम नहीं होना चाहिए। अगर मिनिमम वैल्यू से कम है तो एटलीस्ट तो आप मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करिए, है ना? अगर मिनिमम वैल्यू से ज्यादा है तो फिर आप चेक करिए कहीं ये मैक्सिमम से भी ज्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैक्सिमम से भी ज्यादा हो जाएगा तो इकोनॉमिकल नहीं होगा हमारे पास। मतलब बहुत ज्यादा स्टील आप प्रोवाइड कर रहे हो, और वो वैल्यू होती है आपकी 0.04 बी इंटू डी, है ना? या फिर इसे आप लिख सकते हैं 4% ऑफ बी डी, दैट इज 0.04 बी इंटू डी। ठीक है, तो आपका जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आना चाहिए। ऑलराइट, तो ये होता है हमारा चेक फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफोर्समेंट। ठीक है, ये ए पर है। इसका क्लॉज जो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट का है दैट इज क्लॉज 26.5.1.1 बी। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट चेक फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफोर्समेंट। ओके, चलिए अब नोट कर लीजिए, जिसे भी नोट करना है पॉज करके नोट कर लेंगे। सेकंड चेक है, हमने क्या किया था? हमने जो सबसे पहले डेप्थ एज्यूम की थी वो किससे की थी? ताकि हमारा जो डिफ्लेक्शन में है वो सेफ है ना? लेकिन हमने एक रेंडम वैल्यू ले ली थी, वो वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए, और हमने एक रेंडम वैल्यू ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद आपने वो सिर्फ किसके लिए है? कंक्रीट के लिए है।
आपने रेनफोर्समेंट भी उसमें ऐड कर दिया, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि डिफ्लेक्शन के लिए सेफ है या नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं सेकेंड चेक में, चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ओके, रेनफोर्समेंट ऐड करने के बाद जो हमारा डिफ्लेक्शन है वो रेनफोर्समेंट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और रेनफोर्समेंट हमारे पास वैल्यू क्या थी, दैट एल अपॉन डी। एल अपॉन डी क्या था, कैन नॉट बी लेस देन, कैन नॉट बी ग्रेटर देन, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20। ठीक है, ये था हमारे पास। लेकिन जब रेनफोर्समेंट हो जाता है तो यहाँ एक टर्म और आ जाता है, दैट इज मॉडिफिकेशन फैक्टर 1। ठीक है, 1 क्यों है, ऑब्वियसली जब 1 लिखा है तो 2 भी होगा। जब आप सिर्फ टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो सिर्फ मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 आता है। जब आप कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मतलब डबली रेनफोर्स बीम बना रहे होते हैं, तब यहाँ पर एक और फैक्टर आ जाता है, दैट इज मॉडिफिकेशन फैक्टर 2। ठीक है, लेकिन हम अभी इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम रेनफोर्समेंट सिर्फ एक साइड प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, एल आपको पता है, डी आपको पता है, 20 कांस्टेंट है, सिर्फ आपको निकालना है मॉडिफिकेशन फैक्टर। ठीक है, और ये आपको मिलेगा कोड में क्लॉज नंबर 23.2a, क्लॉज 23.2a। चलिए ठीक है, अब यहां पर आप पहुंचोगे तो आपको एक ग्राफ मिलेगा, है ना, उस ग्राफ से आपको मॉडिफिकेशन फैक्टर 1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ग्राफ ये है आपका। अब देखिए ग्राफ में कौन कौन सी है, वर्टिकल एक्सिस में आपको दिख रहा है मॉडिफिकेशन फैक्टर, है ना, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें आपको क्या मिल रहा है, परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट। अब ये परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट क्या होता है, परसेंटेज टेंशन रेनफोर्समेंट का मतलब है कि जो आपका क्रॉस सेक्शन है बीम का, और बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है, बी इंटू डी, ये क्रॉस सेक्शन है। लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ इफेक्टिव डेप्थ की, तो ये क्या हो जाता है, बी इंटू डी। मतलब इस क्रॉस सेक्शन के कंपैरिजन में आपका कितना स्टील है। ठीक है, और उसका परसेंटेज निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हो जाता है पहले तो एएसटी किसके कंपैरिजन में, बी इंटू डी के। ठीक है, एंड परसेंटेज निकालना है तो यहां पर 100 का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जो आपका परसेंटेज टेंसाइल रेनफोर्समेंट होता है दैट इज 100 AST अपॉन BD। ओके, यहां से आपका अब AST क्या है, AST है एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड, वो आप निकाल चुके हो लास्ट स्टेप में, है ना। अगर वो आप परसेंटेज एरिया रेनफोर्समेंट आप निकाल चुके हो तो यहां पर पुट करिए, आपको बी भी पता है, आपको डी भी पता है, 100 का मल्टीप्लाई करिए, आपको परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ ग्राफ बने हुए हैं, उसका मतलब क्या है, उसमें देखो वैल्यूज दी है, एफ एस इज इक्वल टू 120, 145, 190। तो ये एफ एस क्या है, देखो हमारी जो, हमें ये पता है कि एफ वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। सपोज आपका ग्रेड 415 है तो ये 415 हो गई। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बन के आया और तुरंत हमने स्टील यूज कर लिया। स्टील कुछ दिन रखा रहता है ना, हो सकता है कई कई दिनों तक रखा रहे। सो क्या होता है कि उसकी स्ट्रेंथ में कुछ डिके होता है, स्ट्रेंथ में कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो वो जो चेंज है दैट वो रिप्रेजेंट करता है एफएस, मींस कि कुछ टाइम बाद जो उसकी स्ट्रेंथ बचती है दैट इज एफएस। और एफएस का फॉर्मूला देखिए लिखा हुआ है नीचे, है ना, एफएस इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, है ना, जो हमने पहले निकाला था, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड। ये फॉर्मूला है एफएस का। ये आपको लास्ट स्टेप से ये दोनों वैल्यूज पता है, पुट करिए। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय एफ, मल्टीप्लाइड बाय 0.58 एफ वाई, सॉरी 0.58 एफ वाई। एफ वाई तो यहां पर क्या है, सेम यील्ड स्ट्रेंथ है ना, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय प्रोवाइडेड। ये दोनों वैल्यूज आप निकाल चुके हो।
ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करिए, 0.58 FI का मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिल जाएगी, FS। ठीक है, अब आपको जो चीजें चाहिए सब मिल गई है। ग्राफ देखिए, FS जिसके भी करीब आ रहा हो, है ना, 120, 145, 190, FS जिसके भी करीब आ रहा हो वो वाला ग्राफ मान लीजिए आप। ठीक है, और फिर परसेंटेज रेनफोर्समेंट को उस ग्राफ पर फॉल कराइए। सपोज आपका परसेंटेज रेनफोर्समेंट आ रहा है 0.8 और FS आ रहा है आपका सपोज लेट्स सी 240, है ना, तो जो 0.8 वाली लाइन है उसे 240 वाले ग्राफ तक फॉल कराइए, है ना, फॉल कराइए और फिर उसको हॉरिजॉन्टली देख लीजिए, जहां पर भी वैल्यू लाई करेगी वो आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ नहीं करना है, जो भी आपका परसेंटेज रेनफोर्समेंट आया है उसे पकड़िए, ठीक है, और जो आपका FS आया जाते जाइए अपने FS वाली लाइन तक पहुंच जाइए, है ना, और उस FS वाली लाइन से फिर हॉरिजॉन्टल आगे आ जाइए, जहां पर भी आप पहुंच रहे हो वो मॉडिफिकेशन फैक्टर है ना। इतना आप सपोज 0.8 और 1.2 के बीच में आ रहा है तो इतना आप मान सकते हो कि वैल्यू 1 है या 1.1 है, वो आपको देख के पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये इक्वेशन आपकी वैलिड होनी चाहिए, है ना, मतलब L/D जो आपका डेप्थ है, L/D शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20 मॉडिफिकेशन फैक्टर 1, और मॉडिफिकेशन फैक्टर आपने इस तरीके से निकाल लिया है। ऑलराइट, आई थिंक कोई डाउट नहीं है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, है ना, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको हो सकता है थोड़ा अजीब लगे। हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली सपोर्टिव बीम के लिए L/D कैन नॉट बी ग्रेटर देन 20 होता है, ठीक है, बट रेनफोर्समेंट की वजह से एक मॉडिफिकेशन फैक्टर और आ जाता है, दैट इज मॉडिफिकेशन फैक्टर 1। अब इस मॉडिफिकेशन की फैक्टर की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है तीन चीजों पर, है ना। पहला तो जो यील्ड स्ट्रेंथ है स्टील की, दूसरा जो अभी स्ट्रेंथ हो गई है कुछ दिनों तक रखने के बाद, दैट इज FS, और FS का फॉर्मूला होता है AST रिक्वायर्ड अपॉन क्वाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 0.58 FY होती है यील्ड स्ट्रेंथ। दूसरा डिपेंड करता है परसेंटेज एरिया रेनफोर्समेंट पे, है ना, और परसेंटेज एरिया रेनफोर्समेंट क्या होता है, 100 AST अपॉन BD। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका कि टोटल जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन है उसके कंपैरिजन में हमारा कितना रेनफोर्समेंट है, दैट इज 100 AST अपॉन BD। परसेंटेज वाली लाइन रेनफोर्समेंट वाली लाइन से मूव करिए FS वाली लाइन तक और फिर हॉरिजॉन्टल फॉल करा दीजिए उसे, आपको मिल जाएगा आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर। यहाँ पर पुट करिए, इक्वेशन की वैलिडिटी चेक करिए, अगर ये वैलिड है मींस L/D अगर सच में इससे बड़ा नहीं है तो मतलब आपका जो बीम साइज है वो डिफ्लेक्शन में सेफ है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका डिफ्लेक्शन का चेक। अब आता है थर्ड एंड द लास्ट इज चेक फॉर शियर। देखिए, इस चेक फॉर शियर में बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बट आप लोग तो बहुत होशियार हो तो आप लोग सब ठीक से समझ लोगे। चेक फॉर शियर, ओके। अब पहले तो समझिए शियर क्या है, ठीक है। मैं कुछ ले लेता हूं, सपोज 2 पेज है, सपोज ये 2 बुक्स है ना। अब अगर मैं इस पर लोड लगाता हूं, है ना, ऊपर वाली बुक पर लोड लगाता हूं और इनके बीच का कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है ना, तो लोड की वजह से क्या होगा, स्लाइड करेंगे एक दूसरे के ऊपर, है ना। नीचे से तो आपने फिक्स कर दिया है, नीचे से तो मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस लोड की वजह से ये स्लाइड करेगा, इसे हम बोलते हैं शियर। ठीक है, ओके। अब ये कहां पर होगा, जहां पर 2 लेयर होंगे। अब मैं कह दूं कि यहाँ पर पेन पर लोड लगा रहा हूं, यहाँ पर आपका शियर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, जहां पर 2 लेयर्स होंगे। और लेयर्स हमें कहां पर मिलती हैं, यहां पर, है ना, मतलब एक कॉलम का फेस है और एक बीम का फेस है, ये लेयर्स है। मतलब आपका जो मैक्सिमम शियर कहां पर मिलेगा, कॉलम के फेस पे, है ना, मतलब कि जो कॉलम और बीम का कनेक्शन है वहां पर। जैसे ही लोड लगेगा तो ये लेयर्स स्लाइड करती हैं, बहुत कम बट करती हैं, है ना। अब हमें क्या है, हम तो डिजाइन कर रहे हैं तो हमें तो
सारी चीजें ध्यान रखनी है, तो हमें शेयर में भी इसे सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं ये शेयर में सेव कैसे होगा। इसके लिए आपके पास तीन चीजें हैं, टाउ वी, टाउ रिप्रेजेंट करते हैं शेयर से, टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इजी है, मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं, बस आप समझते जाइए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। टाउ वी, इसे हम बोलते हैं नॉमिनल शेयर, नॉमिनल शेयर। ठीक है, ओके। नॉमिनल शेयर क्या है? नॉमिनल शेयर मीन्स कि जो आपने लोड लगाया है ना, शेयर किस वजह से आया है? लोड की वजह से आया है। तो जो आपने लोड लगाया है, ठीक है, उस लोड की वजह से जो शेयर स्ट्रेस आ रही है, दैट इज नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। ठीक है, ओके। निकालते कैसे? शेयर फोर्स, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। और शेयर फोर्स क्या होगी? देखिए जैसे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट था WL²/8 यूडीएल के लिए, है ना, तो यूडीएल के लिए मैक्सिमम शेयर क्या होता है, कहां पर आएगा? फेस पर, एंड दैट इज WL/2। ठीक है, तो शेयर फोर्स WL/2 एंड एरिया B × D। ये हो गया है हमारा नॉमिनल शेयर। नॉमिनल शेयर है क्या? मतलब जो लोड लग रहा है उसकी वजह से जो शेयर स्ट्रेस जनरेट हो रही है, बस। ठीक है, अब आता है टाउ सी, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये क्या है? ये क्या बोला है? जैसे मूवमेंट लगा था WL²/8 लोड की वजह से मूवमेंट लगा था, और उसको रजिस्ट किसने किया था? मटेरियल ने, है ना। मटेरियल ही तो है हमारे पास रजिस्ट करने के लिए, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी ने उसे रजिस्ट किया। सेम इसकी कुछ शेयर स्ट्रेंथ भी होगी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि तुमने लोड लगाया और वो तैयार बैठा था कि नहीं नहीं अब हम स्लिप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ टाइम तक वो रजिस्ट करेगा, है ना, जिसे हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर शेयर। तो वो होती है हमारी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कि कुछ टाइम तक तो हम कोशिश करें कैरी करने के लिए। ठीक है, ये होता है टाउ सी। ओके, नेक्स्ट होता है टाउ सी मैक्स। हमने ये नॉमिनल निकालना सीख लिया है, अभी हम टाउ सी निकालना सीखेंगे, कैसे निकलेगा ये। ठीक है, टाउ सी मैक्स। ओके, टाउ सी मैक्स क्या है? टाउ सी मैक्स है कि भाई ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तुम क्रॉस सेक्शन कुछ भी रखो, तुम रेनफोर्समेंट कोई भी लगाओ, इस वैल्यू से ज्यादा मैं कैरी नहीं कर सकता हूं, है ना। कंक्रीट की प्रॉपर्टी है ना, कंक्रीट ये कह रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, इस वैल्यू से ज्यादा मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा, है ना। दैट वैल्यू इज टाउ सी मैक्स। तो अगर आपकी जो ये वैल्यू है नॉमिनल स्ट्रेस, चलिए ओके फिर से यही से बात करते हैं नॉमिनल स्ट्रेस से। आपका सेक्शन शेयर में सेफ कब होगा? ये जो है वैल्यू, ये आपकी एक्सटर्नल लोड की वजह से आ रही है, मतलब ये आप लगा रहे हो, ठीक है, और ये है स्ट्रेंथ। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने वेट उठाना जिम में स्टार्ट किया, आपने 5 किलो उठाया, आपने उठा लिया 5 किलो, क्या है? ये है नॉमिनल स्ट्रेस, मतलब जो लोड है बाहर से आ रहा है, ठीक है, और जो आप जो कैरी कर रहे हो जिस स्ट्रेंथ से, वो क्या है? टाउ सी, है ना, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। आप बढ़ाते गए लोड, बढ़ाते गए, है ना, 50 किलो, जितना है सब 50, 55, जहां तक भी आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी आपने उठा लिया, है ना। जो मैं उसके बाद आप नहीं उठा सकते हो, आप छोड़ दोगे, मतलब फेल हो जाएगा वो वैल्यू है आपकी टाउ सी मैक्स। क्लियर है ना। तो तीनों टर्म क्लियर। अब आप सेफ कब हो गए यार? बड़ी सिंपल सी बात है, यहां तक तो हमें पहुंचना ही नहीं है ना। ठीक है, अब हम शो ऑफ थोड़ी ना कर रहे हैं लोड उठाने वाला, है ना, कंक्रीट ह्यूमन तो है नहीं, वरना वो भी शो ऑफ करता कि नहीं नहीं उठा दो यहां तक, नहीं, वो कहता भैया मुझको आराम से रहने दो, चैन से। सो वो कहता है कि जो नॉमिनल शेयर है तुम्हारी, उसकी वैल्यू अगर इससे कम है तब मैं ठीक हूं, है ना। अगर कंक्रीट आराम से ये वाला शेयर स्ट्रेस कैरी कर लेता है तो वो ठीक है।
मतलब आपकी जो टाउ सी की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, टाउ वी से, तब आप सेफ हो गए। क्लियर है, टाउ वी निकालना तो आपको आ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाउ सी कैसे निकालेंगे। ओके, टाउ सी निकालने के लिए फिर से हमारे पास क्या है, एक क्लॉज है, दैट इज क्लॉज 23, है ना। ये देखिए, ये है ग्राफ, इससे मिलेगा हमें टाउ सी। किन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो परसेंटेज एरिया रेनफोर्समेंट, वो आपको पता है कैसे निकालना है, ए एस टी अपॉन बी टी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया परसेंटेज एरिया रेनफोर्समेंट। ठीक है, सेकेंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, परसेंटेज एरिया रेनफोर्समेंट आपने निकाल लिया है। बस प्रॉब्लम कहां फंसेगी, प्रॉब्लम फंसेगी कि कोई बीच की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब उस बीच की वैल्यू के लिए फिर क्या करोगे, आपके पास इंटरपोलेशन है। सपोज आपकी x1 है, x है एंड x2 है, x1 पर वैल्यू y1 है, x पर वैल्यू y है और x2 पर वैल्यू y2 है ना। सपोज इसके और इसके बीच की कोई वैल्यू आ गई, सपोज परसेंटेज रेनफोर्समेंट है 0.8 और दिस इज 1, और आपका आ गया है 0.93, इस पर वैल्यू आपको गिवन है, इस पर निकालनी है, इस पर भी वैल्यू आपको गिवन होगी, है ना। टेबल में फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरपोलेशन। यहां से उस पर्टिकुलर x के लिए आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने निकाल लिया टाउ सी। इसी के नीचे देखिए टाउ सी मैक्स दिया है, फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड टाउ सी मैक्स की भी वैल्यू मिल गई आपको। अब आपको ये तीनों चीजें मिल गई। अब आपको ये पता चल जाएगा कि अगर नॉमिनल शेयर हमारा टाउ सी से कम है तो सेफ है, लेकिन सेफ के केस में भी हम मिनिमम रेनफोर्समेंट तो प्रोवाइड ही कर देते हैं। ठीक है, अब अगर ये ज्यादा है तो क्या, तो अब दो केस बनते हैं, या तो ये सेफ होगा या तो ये सेफ नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहले तो हम ये बात करते हैं कि शेयर रेनफोर्समेंट हम किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। शेयर रेनफोर्समेंट हम इस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टफ। ये जो वर्टिकल लाइंस आपको दिख रही हैं इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकल स्टिरप्स, है ना। वर्टिकल स्टिरप्स क्या करते हैं यार, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। सपोज ये लेयर स्लाइड कर रही है ऐसे, है ना, मतलब ये ऐसे ऐसे स्लाइड कर रही है, यही शेयर है, तो तुमने क्या किया, यहां से वर्टिकली इसे बांध दिया, है ना। अगर ये वर्टिकल स्टिरअप या कोई ऐसे मैं यहां पर लगा देता हूं, है ना, इसे क्रॉस करते हुए, तो क्या होगा, लेयर एक दूसरे पर स्लाइड नहीं कर पाएंगे, है ना, यही तो होगा। सो वर्टिकल स्टिरअप्स भी वही काम करती हैं कि वो रोकती हैं कि लेयर एक दूसरे पर स्लाइड नहीं करे, अगर नहीं करेंगे तो हम शेयर में सेफ रहेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। चलिए अब हम दो केस की बात करते हैं। पहला केस जब नॉमिनल शेयर आपका टाउ सी से कम है, तब आप क्या करोगे, तब हमने क्या बात किया, मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। सो दैट इज केस 1, केस 1। ठीक है, केस 1 इज व्हेन नॉमिनल शेयर दैट इज टाउ वी, है ना, इज लेस देन टाउ सी, है ना। इसमें सेफ है बट आप मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो। यार देखो इसमें बस डराने वाली बात है, देखो वर्टिकल स्ट्रप्स इन्होंने ऐसे लगा देने, ठीक है। अब वो वर्टिकल स्ट्रप्स होते किसके हैं, वर्टिकल स्ट्रप्स होते हैं वो स्टील के, ठीक है। वो स्टील का डाया आपको एज्यूम करना है, दैट इज 8 mm की वर्टिकल स्ट्रप्स आपको लगानी है। अब बस हमें निकालना ये है कि कितना, मतलब कितनी कितनी स्पेसिंग पे निकालनी है, और उसका कोड में डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब वर्टिकल स्टिरप्स की बस बात कर लो। वर्टिकल स्टिरप्स हमारी दो तरीके की होती है, एक तो टू लेग्ड होती है, ठीक है, कि मतलब हमारी वर्टिकल स्टिरप्स ऐसे होती है टू लेग्ड, है ना, और एक हमारी फोर लेग्ड भी होती है। ठीक है,
मतलब आपकी अगर ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है, शेयर स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तब हम 4 लेग का यूज करते हैं, वरना हम जनरली 2 लेग ही यूज करते हैं वर्टिकल स्टीयर्स। ओके, अब मिनिमम रेनफोर्समेंट में जो स्पेसिंग का फॉर्मूला है दैट इज 0.87 FY ASB अपॉन 0.4B। ASB इस सफिक्स में है ASB अपॉन 0.4B, है ना, ये हो गई स्पेसिंग। 0.87 FY क्या है, यहाँ पर FY स्टीरप्स की ग्रेड है ना। अगर आप 415 ले रहे हो तो आप स्पेशली लिख देना कि स्टीरप्स आर मेड ऑफ FE 415, है ना। अगर यहाँ पर 250 ले रहे हो तो स्टीरप्स आर मेड ऑफ 250। ASB एरिया ऑफ वर्टिकल स्टीरप्स, है ना। अब एक स्टेप्स का एरिया कितना होगा, π/4 इंटू 8 स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर आपने कितना माना है, डायमीटर माना है आपने 8 mm। अगर वो 2 लेग्ड है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 लेग्ड है तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपकी चॉइस है, ठीक है। क्योंकि आप असली में तो डिजाइन नहीं कर रहे हो, पेपर में करना है अभी, है ना। तो पेपर में करने के लिए आप जो भी मान लोगे, 2 लेग्ड है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और अगर 4 लेग्ड है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 0.4 B क्या है, विड्थ, और ये आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा स्पेसिंग, और ये स्पेसिंग निकाल के हम लिख देंगे। अब बस 3 चीजों से चेक करते हैं। 300 mm, ठीक है, 300 mm 0.75 D, 0.75 D, इन दोनों से चेक कर लो। जो भी मिनिमम आएगी, सपोज ये आ रही है 140 mm, है ना, 300, और सपोज ये आ रहा है आपका 320 mm, तो आपकी फाइनल हो जाएगी 140 mm। इन तीनों में जो भी लीस्ट होगी वो हो जाएगी आपकी स्पेसिंग, ठीक है। हमने क्या किया है, नॉमिनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। नॉमिनल रेनफोर्समेंट किस फॉर्म में प्रोवाइड किया है, वर्टिकल स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रोवाइड किया है। वर्टिकल स्ट्रिप्स कैसी है, 2 लेग्ड है। वर्टिकल स्ट्रिप्स का डाया क्या है, 8 mm है, तो एरिया क्या हो गया, π/4 8 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अगर हमने 4 लेग माना होता तो मल्टीप्लाइड बाय 4 हो जाता। कोई कुछ भी घबराने की बात नहीं है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देन केस 2, जब आपका नॉमिनल शेयर ज्यादा हो टाउ सी से, है ना, दैट इज केस 2, दैट इज आपका नॉमिनल शेयर इज ग्रेटर देन टाउ सी। अब यहां पर क्या करोगे, देखो सपोज टाउ भी क्या है, टाउ भी मैंने मान लिया सपोज 100 है, और टाउ सी सपोज मान लिया 60 है ना, तभी तो ज्यादा होगा। तो 100 का 60 वाला पार्ट तो टाउ सी कैरी कर लेगा, है ना, 60 तक तो कैरी कर लेगा, इसके बाद फेल होगा, है ना। मतलब हमें चाहिए क्या, हमारा जो डिजाइन फोर्स है वो हमारा कितना होगा, है ना। डिजाइन फोर्स क्या होगा हमारा, डिजाइन स्ट्रेस क्या, पहले स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, दैट इज टाउ वी माइनस टाउ सी, मतलब 100 माइनस 60, ये हो गया हमारा डिजाइन स्ट्रेस। और फोर्स कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू डी, है ना, मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू डी, दैट इज शियर डिजाइन फोर्स, ठीक है। यार देखो सिंपल सी बात है ना, 60 तक तो टाउ सी कैरी कर ही रहा है ना, 60 के बाद जो बचता है वही कैरी करेगा हमारी वर्टिकल स्ट्रिप्स या जो भी हम शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बस पहले वो तो निकाल लें कि वो वैल्यू कितनी है, और वो वैल्यू कितनी होगी, टाउ बी माइनस टाउ सी, ये होता है स्ट्रेस, एंड स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया होता है फोर्स, स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया होता है फोर्स, ठीक है। तो हमने वो फोर्स निकाल लिया जिसके लिए हमें शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। फिर से कुछ नहीं करना है, हमारा डाया कितना है 8 mm, है ना, हमें मानना क्या है 2 लेग और 4 लेग, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है ना। अब यहां पर जो स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है, स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप, दैट इज 0.87 FY, 0.87 FY
ASV मल्टीप्लाइड बाई D डिवाइडेड बाई VUS। ठीक है, VUS क्या है, ये फोर्स है, B हमें पता है, D पता है, टाउ भी पता है, टाउ C निकालना पता है, सारी वैल्यूज पता है। FY इसका ग्रेड है, जो मानना हो आप मान लो 415। वैसे जनरली अगर साइड पे देखो तो ये 250 यूज कर लेते हैं, है ना। अगर रेनफोर्समेंट जो लॉन्गिट्यूडनल है वो FE415 यूज हो रही है, तो जो स्टिरप्स का ग्रेड है वो 250 यूज कर लेते हैं। यहां से आप क्या कर लोगे, स्पेसिंग निकाल लोगे। अब स्पेसिंग चेक कर लो फिर से, 300 mm, ठीक है, एंड 0.75 D, 0.75 D इन, और यहां से एक स्पेसिंग तो आएगी, ठीक है। इस यहाँ ASB फिर से क्या हो जाएगा, π/4 इंटू 8 स्क्वायर, 2 लेंथ है तो 2, 4 लेंथ है तो 4, ठीक है। बस दो ही केस हो सकते हैं। अगर टाउ सी की वैल्यू, अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्स से भी ज्यादा हो जाए तो भैया फिर से डिजाइन कर लो सेक्शन, अपनी डेप्थ चेंज करो, बढ़ाओ उसे, है ना। जहां पर आपने डेप्थ जो यूज की है, यार हम डिजाइन में क्या चेंज कर सकते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है, सिर्फ डेप्थ बढ़ाना है ना। तो डेप्थ बढ़ाओ, डेप्थ बढ़ाओगे मटेरियल बढ़ेगा, मटेरियल बढ़ेगा तो उसकी टाउ सी बढ़ेगी, जितना वो शेयर कैरी कर सकता है कंक्रीट, है ना। और टाउ सी बढ़ेगा तो ये शायद रेंज में आ जाए इन दोनों केस के अंडर। क्लियर है ना। तो ये हमारे चेक्स हैं, ये 3 चेक्स आपको करने हैं, है ना। जो क्वेश्चन हमने ट्राई किया था डिजाइन में, ठीक है, उनके उसी के लिए, उसी डाटा के लिए आप ये चेक करिए। कोई डाउट होगा तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।